लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग वांगजी से कहता है, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंदर क्या देखता हूँ? क्या तुम सच को हैंडल कर पाओगे? मैं अपने सामने एक 5 साल का लड़का देखता हूँ, वही 5 साल का लड़का जिससे उसकी माँ को छीन लिया गया। उसे एक ऐसे क्रूल वर्ल्ड में डाल दिया गया जहाँ केवल मॉन्स्टर्स थे। उस लड़के ने अपने चारों ओर एक दीवार बना ली जिसे वो खुद भी नहीं पार कर सकता था। मैं तुम्हारे अंदर एक 10 साल का लड़का देखता हूँ जिसे बहुत तरीके से तड़पाया गया था। उसके फादर ने उस पर बहुत जुल्म किए। तुम्हारी आंखों में मैं आज भी वो 16 साल का लड़का देखता हूँ जिसे उसके फादर ने एक गहरी गुफा में कैद कर दिया था, क्योंकि उसने उसके फादर के सबसे बड़े एनिमी के 4 साल के बच्चे की जान को बख्श दिया था। तुम्हारी आंखों में मैं उस लड़के को देखता हूँ जो हर जगह से इतनी नफरत से बंधा हुआ है कि उसे खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो सच में चाहता क्या है। वो बस एक हाथ चाहता है, एक ऐसा हाथ जो उसे उस डिस्गस्टिंग जगह से खींच ले जहाँ पर सिर्फ खून के अलावा और कुछ नहीं है। एक ऐसा हाथ जो उसे अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर आए। विंग खुद सोच रहा था कि ये सब मैं क्या बोले जा रहा हूँ, जैसे कि मेरे अंदर कोई डिफरेंट पर्सन हो जिसके अंदर से ये सारे वर्ड्स निकल रहे हों और मैं उस डिफरेंट पर्सन को ओबे करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। ऑफ कोर्स लांगवांग जी एक मॉन्स्टर है। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ कैद रखा, मेरे पेरेंट्स की जान ले ली, पर मैंने उसके लिए अभी जो भी कुछ कहा वो सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है। इसी बीच वुयिंग की नज़र वांगजी पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि वांगजी ने आज तक अपने चेहरे पर जो मास्क लगाए हुए था, जो वो 24/7 लगा कर रखा था, वो मास्क अब हज़ारों टुकड़ों में टूट गया था और वो एक नए वांगजी को देख रहा था। वो वांगजी जिससे वो लास्ट नाइट मिला था, वो वांगजी जो अपने इमोशंस को दिखाने से घबराता नहीं था। और ये वांगजी उस वांगजी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था जो बैटलफील्ड में होता था, क्योंकि ये वांगजी अपने आंसू वियिंग से नहीं छुपा रहा था। वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हार मान गया हो, और ये देखकर वियिंग का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया था। आंखों में आंसू के साथ साथ वांगजी के फेस पर प्योर शॉक था। वांगजी की आंखें जब वियिंग से मिलती हैं तो वियिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें चिल्ला रही थीं, रिक्वेस्ट कर रही थीं मदद के लिए, पर वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसकी मदद करे। वांगजी को कंफर्ट करने के लिए वियिंग एक स्टेप आगे बढ़ता है और उससे कहता है, देखो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो, पर मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त कैसा फील कर रहे हो। तभी वांगजी अचानक उससे कहता है, शट अप। दोनों के बीच की डिस्टेंस को ख़त्म करते हुए वांगजी उसके दोनों शोल्डर्स को पकड़ लेता है और उसे वॉल पर पुश करते हुए कहता है, कोई भी मुझे नहीं समझता, समझ गए? कोई नहीं जानता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वही उसके दोनों हाथों को पुश करते हुए कहता है, मुझे भी यहाँ मेरी बिना मर्जी के रखा गया था, क्या तुम भूल गए लांगवांग जी? मुझे लगा था कि वैम्पायर्स की एक वंडरफुल मेमोरी होती है, पर क्लियरली तुम्हारी मेमोरी उतनी वंडरफुल नहीं। वांगजी एक बार फिर उससे कहता है, चुप रहो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मेरे पर्सनल मैटर्स से दूर रहो, ऐसे बिहेव करने की कोशिश मत करो कि तुम मुझे जानते हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घाव को खोलो। वही गुस्से कहता है, पर क्या पता तुम्हारे वो घाव अगर खुलेंगे तो शायद वो हील होने लगेंगे। तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए लांगवांग जी। तुम्हें अपने आसपास लोगों को खुद से दूर करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम लोगों की अच्छाइयाँ देखना शुरू करोगे, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का बेस्ट डे होगा। तुम्हें पता है लास्ट नाइट मैंने क्या रियलाइज़ किया जब तुम ड्रंक थे? मैंने देखा कि तुम अपनी पुरानी मेमोरीज़ को लेकर अभी भी घबराते हो, अभी भी डरते हो। वो सारी मेमोरीज़ तुम्हारे आसपास घूम रही हैं और तुम्हें सफोकेट कर रही हैं। तुम्हें कुछ नई मेमोरीज़ बनानी चाहिए लांगवांग जी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी नई मेमोरीज़ पुरानी मेमोरीज़ की तरह डरावनी हो। बस अपने दिल का दरवाज़ा खोलो। वुयिंग को लग रहा था कि शायद आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी होगा। उससे बातें करने के बाद वो आगे बढ़ने ही वाला था, पर तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता? मेरी मेमोरीज़ के बारे में सब कुछ कैसे पता? वुयिंग उसे सब कुछ सच सच बताते हुए कहता है, मुझे सपने आया करते थे। ये तब से हुआ जब से तुमने मुझे
गुफा से निकाला था और अपने रूम में रहने के लिए कहा था। पहली रात जब मैं रुका था तो मुझे पहला सपना आया था, एक छोटे बच्चे का जो अपनी माँ के साथ रहता था। किस तरह उस समय के राजा ने तुम्हारी माँ से बातें की और तुम्हें अपने साथ ले आए थे। शुरुआत में मुझे पता भी नहीं था कि वो बच्चा जिसके मैं सपने देखा करता हूँ वो तुम हो, पर कल रात तुम अपने सपने में कुछ ऐसा कह रहे थे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। पर यह सच नहीं है लॉन्गवांग जी, उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि वो किंग था जिसने तुम्हें अपनी माँ से दूर कर दिया था। उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तुम्हें सेफ रखने के लिए उन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि किंग ने धमकी दी थी कि वो तुम्हें टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि तुम्हारी माँ खुद तुम्हारी मौत की भीख मांगेंगी। इसलिए उन्हें तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा, वरना वो अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती थी। वांग जी कंफ्यूज्ड फेस के साथ वुयिंग की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सच कह रहे हो। वुयिंग अब गुस्से में मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम विश्वास नहीं करते। अगर आगे जाकर तुम्हें लेकर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रीम्स आने लगे और मैं तुम्हें उन बारे में ना बताऊं तो मुझे ब्लेम मत करना। वांग जी कहता है, क्या ये सच है? प्लीज़ मेरा जवाब दो। क्या मेरी माँ मुझसे सच में प्यार करती थी? क्या उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा? वो मुझे कहकर गई थी कि वो मुझे विजिट करने आया करेंगी, पर वो कभी नहीं आई। इसका मतलब मैं क्या समझूं? ये सब पूछते पूछते वांग जी वुयिंग के इतना नज़दीक आ गया था कि दोनों में इंच भर की ही दूरी रह गई थी। वुयिंग कहता है, वो सच में तुमसे प्यार करती हैं। आई नो कि जहाँ भी वो होंगी वो अभी भी तुम्हारे बारे में ही चिंता कर रही होंगी। तुम उनके बहुत कीमती बेटे जो हो। ऐसा कहकर पहली बार वुयिंग वांग जी को एक बड़ी सी स्माइल देता है और वांग जी भी रिटर्न में उसकी तरफ मुस्कुरा देता है। उसका ब्यूटीफुल फेस स्माइल के साथ और भी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा था। आसपास का एटमॉस्फेयर जैसे अचानक से ब्राइटन हो गया था और उसके बाद वुयिंग ने जो कभी इमेजिन नहीं किया था वो होता है। वांग जी वुयिंग को हक कर लेता है। उसकी कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिससे वुयिंग सोच रहा था क्या वो रो रहा है। ये सोचते हुए वुयिंग भी उसे टाइटली हग कर लेता है। अगली सुबह वुयिंग जब अपने बालकनी कर्टेन्स के पास खड़ा था तभी उसे अचानक लैन शिचेन की आवाज़ सुनाई देती है, जो वुयिंग से मिलने के लिए आ रहा था। रात को वांग जी और वुयिंग के बीच जो एक पीसफुल मोमेंट हुआ था, उसके बाद से वांग जी वुयिंग को अवॉइड कर रहा था। सुबह वुयिंग के उठने से पहले वो वहाँ से चला गया था। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर पूरे दिन हार्ड वर्क करता रहा जिससे वो वुयिंग को अवॉइड कर सके, और रूम में बिल्कुल भी नहीं आया था। वुयिंग अभी भी अपने मन में सोच रहा था कि ये अच्छा है या बुरा है। वो ये सब थॉट्स में था ही तभी अचानक लैन चिचेन उसके पास आता है। उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ एक्साइटिंग उसे बताने वाला है। वो मुस्कुराते हुए वुयिंग से कहता है, गैस करो कि क्या हुआ है। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। वुयिंग कहता है, वो गुड न्यूज़ क्या है? क्या लॉन्गवांग जी मुझे आज़ाद कर रहा है? लैन चिचेन कहता है, नहीं, वो गुड न्यूज़ कुछ और है। वुयिंग कहता है, फिर क्या बात है? लैन चिचेन कहता है, मैंने अपने भाई को कन्विंस कर लिया है तुम्हें रॉयल बॉल में ले जाने के लिए। वुयिंग की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं और वो शिचेन से पूछता है, रॉयल क्या? लैन चिचेन कहता है, तुम वांग जी के साथ रॉयल बॉल में जा रहे हो, जो दूसरे किंगडम में होती है। हर साल ये रॉयल बॉल होती है। हर किंगडम के लोग वहाँ पहुँचते हैं उसे एक यादगार रात बनाने के लिए। वुयिंग पूछता है, पर रॉयल बॉल में मैं जाकर क्या करूँगा? क्या तुम चाहते हो कि लॉन्गवांग जी मुझे जान से मार दे? मैं वहाँ एक मिनट भी नहीं रुक पाऊँगा। वहाँ कितने सारे थ्रस्टी ब्लडी वैम्पायर्स होंगे। शिचेन कहता है, तुम चिंता मत करो, वांग जी तुम्हारे साथ होगा ना, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। वुयिंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो शिचेन? क्या तुम अपने भाई को नहीं जानते? उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, बल्कि उसे तो मज़ा आएगा मुझे सफ़र करता हुआ देखकर। शिचेन कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है विभूषण, मेरा विश्वास करो, तुम्हें वहाँ जाकर कोई पछतावा नहीं होगा। मैंने कुछ सोचकर ही तुम्हें और लॉन्गवांग जी को वहाँ रॉयल बॉल में भेजने का प्लान बनाया है। और ब्राइट साइड को भी देखो ना, तुम्हें इस किले से बाहर जाने का मौका मिलेगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। इस किंगडम के बाहर किसी को भी उस भविष्यवाणी के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। तुम उनके लिए रेगुलर ह्यूमन बॉय होंगे, जिन्हें वैम्पायर किंग बहुत पसंद करता है और अपने डेट के रूप में अपने साथ रॉयल बॉल में लेकर आया है। वुयिंग लास्ट लाइन पर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैं उसका डेट बनकर वहाँ जाऊँगा?
शिचैन कहता है, ऑफ कोर्स विभूषण, तुम उसकी डेट बनकर वहाँ जाओगे। वियिंग कहता है, और अगर मैं मना कर दूँ तो? लैन शिचैन कहता है, ओह मैं बस ऐसे ही कह रहा था, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बात नहीं अगर तुम नहीं जाना चाहते तो। वैसे भी किले में बहुत सारी लड़कियां होंगी जो वांग जी के साथ जाना चाहती होंगी। क्या आप श्योर है विभूषण कि आप नहीं जाना चाहते? फिर मैं किसी और से बात करता हूँ, क्योंकि वांग जी को किसी न किसी के साथ जाना ही होगा रॉयल बॉल पर। वांग जी को किसी और के साथ जाता हुआ सोचने पर ही वियिंग को जैसे चेस्ट में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था, पूरी बॉडी में जैसे आग लग गई थी। वियिंग तुरंत शिचैन से कह देता है, मैं चला जाऊंगा। शिचैन ने वियिंग को ऑलरेडी ट्रेन कर दिया था कि उसे रॉयल बॉल में किस तरह पेश आना है। उसे एक ब्लू कलर का क्लोक भी दे दिया गया था जो उसकी बॉडी को अच्छे से हक कर रहा था। वो दिन आ ही गया था जब वियिंग को वांग जी के साथ रॉयल बॉल के लिए जाना था। दोनों रथ में बैठे हुए थे और कुछ गार्ड्स भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वियिंग को आसपास के ब्रेथ टेकिंग व्यूज बहुत प्यारे लग रहे थे। व्यूज को एंजॉय करते हुए जब वो अपने हेड को टर्न करता है तो वो देखता है वांग जी की वो मिस्टीरियस डार्क आइज उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने हमेशा की तरह ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वियिंग उससे कहता है, आसपास के नज़ारे कितने ब्यूटीफुल है ना, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता और अपनी नज़रें भी उससे हटा लेता है। पूरे रास्ते तक वांग जी बस उसे बीच बीच में ऐसे ही घूरता हुआ आया था, पर उसने वियिंग से एक शब्द तक नहीं कहा था। फाइनली वो लोग बॉल रूम तक पहुंच गए थे, जो कि एक बहुत बड़े से हॉल में रखा गया था। वहां पर लाइट का केवल एक ही सोर्स था। बीच में सीलिंग पर एक बड़ा सा लाइट बल्ब जला हुआ था जो बहुत शाइन कर रहा था। उसके आसपास छोटे छोटे से मिरर्स थे। हर जगह केवल ब्लू और वाइट क्लोथ्स ही दिख रहे थे। वहाँ की सीलिंग, वॉल्स और टेबल्स पर भी ब्लू वाइट का ही इस्तेमाल किया गया था। वियिंग को लग रहा था जैसे वो किसी वंडरलैंड में आ गया हो जहाँ केवल वैम्पायर्स हैं। रॉयल वैम्पायर्स के लिए सर्व करने के लिए वहाँ वेटर्स भी थे। कुछ लोग वहाँ केवल अल्कोहल पी रहे थे, कुछ लोग टेबल्स पर बैठे थे और रियल फूड खा रहे थे। बीच में एक अनाउंसर खड़ी हुई थी जो बॉलरूम के लिए हर एक कपल का नाम अनाउंस कर रही थी। वियिंग को काफ़ी नर्वस फील हो रहा था कि कहीं वो एक्सीडेंटली सब लोगों के सामने अपना फूल ना बना ले। वांग जी वियिंग का हाथ पकड़ता है और दोनों उस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं जहां अनाउंसर खड़ी हुई थी। अनाउंसर वांग जी को देखकर कहती है, माय किंग, ये एक ऑनर है कि आप यहाँ आज पधारे हैं। आपके साथ ये जेंटलमैन कौन है? वांग जी उसके कानों में कुछ कहता है और अनाउंसर हाँ में सिर हिलाते हुए अनाउंस करते हुए कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, समय आ चुका है। प्लीज़ हमारे वैम्पायर वर्ल्ड के किंग का वेलकम करिए, लांग वांग जी का, और उनके साथ हैं विभूषण। आज रात ये उनकी डेट है। जैसे ही सब लोगों ने वांग जी और वियिंग का नाम सुना था, वहाँ हर एक वैम्पायर की नज़रें सिर्फ उन दोनों के ऊपर ही थीं। वहाँ जितने भी मैन और वुमेन थे वो वियिंग को देखकर एक अनप्लेजेंट सा लुक दे रहे थे, जैसे कि उन्हें वियिंग बिल्कुल ना अच्छा लगा हो। वियिंग सोच रहा था, मैंने इन लोगों के साथ ऐसा क्या किया है? वांग जी को देखकर काफ़ी सारे लोग उसे ग्रीट करने के लिए आए हुए थे। ऐसा लग रहा था सब लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वांग जी ने भी काफ़ी सारे लोगों को वियिंग से इंट्रोड्यूस करवाया था। वांग जी कुछ वैम्पायर्स के साथ बातों में बिजी हो जाता है। तभी अचानक वियिंग के पास एक वैम्पायर मैन आता है। वो वियिंग से कहता है, तो तुम लांग वांग जी के डेट हो? वियिंग उसे कंफ्यूजन में देखने लगता है तो वो वैम्पायर मेल उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैं खुद को ज़रा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं वेंचाओ हूँ और ये पार्टी मैंने ही होस्ट की है। वियिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओह मैं विभूषण हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वेंचाओ उससे कहता है, तो तुम ही हमारे वैम्पायर वर्ल्ड के वो फेमस ह्यूमन हो? हाँ, तुम काफ़ी टॉप न्यूज़ पर रहते हो। वियिंग कहता है, मुझे लगा था कि लांगवांग जी के अलावा कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता होगा। वेंचाओ हंसते हुए कहता है, हाँ कोई नहीं जानता, लेकिन मैं और वांग जी हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे के सीक्रेट्स हमेशा पता ही रहते हैं। मुझे पता रहता है कि उसके किंगडम में क्या चल रहा है और वैसे ही उसे भी पता रहता है कि मेरे किंगडम में क्या चल रहा है, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी जो हैं।
वो यिंग कहता है, पड़ोसी, पर इसका मतलब तो तुम दोनों दोस्त होने चाहिए ना। वेन चाओ उससे कहता है, एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए विवेशन, ये वैम्पायर वर्ल्ड है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये वैम्पायर्स केवल अपनी परवाह करते हैं। इन्हें केवल पावर चाहिए, ऐसी पावर जिससे ये हर किसी पर कंट्रोल कर सकें। वो यिंग कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को हराने के लिए लगा हुआ है। वेन चाओ उसे वांग जी की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है, ज़रा वहाँ उसकी तरफ देखो, तुम्हें आसपास क्या नज़र आ रहा है? काफ़ी सारे वैम्पायर्स हैं जो उसके साथ बातें कर रहे हैं, और एक मेल वैम्पायर और था जो वांग जी के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वांग जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वेन चाओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। वो यही कहता है, ऑफ कोर्स कोई भी करना चाहेगा, वो है ही इतना गॉर्जियस। वेन चाओ कहता है, वेल, ये सब इसलिए नहीं क्योंकि वो गॉर्जियस है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास पावर है। वैम्पायर वर्ल्ड में यही काम करती है। वो यिंग कहता है, ऐसा लगता है कि तुम इस बारे में बहुत कुछ जानते हो। वेन चाओ कहता है, जो 100 साल से जी रहा हो वो तो ये सब कुछ जान ही जाएगा ना। वो यिंग कहता है, 100 साल से? पर तुम लगते नहीं हो। वेन चाओ कहता है, वैम्पायर्स की एज कभी पता नहीं चलती। खैर मेरे बारे में छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। वेइंग कहता है, मेरे बारे में जानने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यही कि मैं 10 साल से यहीं लॉकड अप हूँ। वेन चाओ कहता है, हाँ ये तो मैं जानता हूँ, और सुनकर काफ़ी बुरा भी लगा। कौन एक बच्चे का बचपन उससे छीन लेगा, वो भी बस एक भविष्यवाणी की वजह से। तभी वेन चाओ पास ही जा रहे एक वेटर को रोकता है और उससे एक ब्लैक कलर का लिक्विड लेता है जो ग्लास में भरा हुआ था, और वो वेइंग को भी ऑफर करता है। वेइंग एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और वेइंग मुस्कुरा भी रहा था। अचानक से उनकी कन्वर्सेशन को कोई आकर डिस्टर्ब कर देता है। वांग जी वहाँ बीच में आ गया था और वो वेइंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाता है। वेइंग रास्ते में उससे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वांग जी कहता है, मेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम मेरे नंबर 1 एनिमी से इस तरह बात कर रहे थे जैसे उसे कितने सदियों से न जानते हो। कहीं उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना लिया तुमने? वेइंग कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं कोई प्लान नहीं बना रहा हूँ। वांग जी कहता है, तो तुम उससे क्या बातें कर रहे थे? क्या तुम उसे सिड्यूस कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा कि वो तुम्हारी मदद करेगा मुझसे आज़ादी दिलवाने में? वेइंग कहता है, जो शट अप वांग जी, मैं कोई सिड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तुमने मुझे समझ रखा है। तुम वहाँ उन वैम्पायर्स के साथ चले गए, उनसे बात करने लगे। मैं अकेला रह गया था, फिर मैं क्या करता? तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता। तब मेरे पास वेन चाओ आया और मुझसे बातें करने लगा। एंड लेट मी टेल यू, वो एक बेटर कंपनी है। वेइंग को पता था कि उसने वांग जी को बहुत गुस्सा दिला दिया है, पर उसके बाद जो होने वाला था उसकी उम्मीद उसने बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि वांग जी उसके बाद कुछ कहता नहीं है। वो सीधा वेइंग को पकड़कर उसे किस कर लेता है। वेइंग की सांस तो जैसे अटक ही गई थी जब वांग जी के लिप्स ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया था, उसके माउथ को एकदम सील कर दिया था। वेइंग उस पर थोड़ा और गुस्सा करने वाला था, पर वांग जी ने उसके सारे वर्ड्स को बिल्कुल शट कर दिया था। वो किस एक ऐसा किस था जिसकी वजह से वेइंग अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में भूल गया था। वो भूल गया था कि उनके आसपास से कौन होकर गुजर रहा है। उसे सिर्फ अपनी दिल की जोर जोर से धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो केवल वांग जी के बारे में ही सोच पा रहा था, सिर्फ उसको ही सुन पा रहा था। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। जैसे ही दोनों के लिप्स एक दूसरे से अलग होते हैं, वांग जी उसका एडवांटेज उठाते हुए वेइंग के लोअर लिप पर बाइट कर लेता है। वो वेइंग को तब तक पीछे की तरफ पुश करता है जब तक वेइंग की बॉडी वॉल के और उसके बीच में फंस ना गई हो। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं बचा था। दोनों की बॉडी एक दूसरे से ग्लू की तरह चिपकी हुई थी। इस बार वांग जी वेइंग के जॉ को पकड़ता है और एक और हार्श किस करता है। ये बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, ये एंगर और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ किस था। फाइनली जब अपने सेंसेस में वेइंग लौट कर आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो बस वहीं ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता, एक स्टैचू की तरह। वो वांग जी को पुश करने का सोचता है, पर उसके हैंड्स उसके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। अब वेइंग भी अपने लिप्स को उसके लिप्स के मूवमेंट के साथ स्लोली स्लोली मूव करना शुरू कर देता है। वांग जी उसे रफली किस कर रहा था। वेइंग भी उसे पुश करते करते थक चुका था, इसलिए अब वो और भी ज़्यादा रफली वांग जी को किस करता है।
वांग जी का हाथ उसके बालों में था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच कोई कंपटीशन चल रहा हो। रिवेंज लेते हुए वू यिंग भी वांग जी के लोअर लिप पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वांग जी एक लाउड मोन करता है और वही आवाज़ वू यिंग के लिए एक अलार्म की तरह थी। वो वांग जी से खुद को अलग करता है। एक सेकंड के अंदर अंदर वांग जी भी उससे एक कदम पीछे चला जाता है। वांग जी एक मैस की तरह दिख रहा था, लेकिन एक हॉट मैस। वू यिंग अभी भी उसके लिप्स को अपने लिप्स पर फील कर पा रहा था। वांग जी कुछ और कदम उससे पीछे हट जाता है। जैसे जैसे वांग जी पीछे जा रहा था, वू यिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के उतने ही टुकड़े हो रहे हों। वू यिंग को लगने लगता है, क्या मैं उसके लायक नहीं? क्या मुझे किस करना उसे इतना गंदा लगा कि वो मुझसे दूर जा रहा है? यही सोचते सोचते वू यिंग की आंखों में अचानक आंसू आने लगे थे और वो सोचने लगता है शायद वो कभी भी मुझे अपने प्यार के लायक नहीं समझेगा। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।